हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों, फिर से एक नया वीडियो आ गया है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुका है। हमने सारी थ्योरीज की खत्म कर ली। पिछले सारे वीडियोस अच्छे से देखकर आना, सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूले एंड सारे डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब जाकर ये वीडियो समझ में आएंगे। हम क्योंकि इन वीडियोस में अब न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं, जो इस चैप्टर की जान है। क्योंकि इस चैप्टर में से अगर मान लो 3 क्वेश्चंस आते हैं तो एक ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा और 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, और एक अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लाइट और एक इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये वीडियो या इससे आने वाले 1-2 वीडियोस जो रहेंगे वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते हैं एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर से। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड पिछले 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं अगर वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, तो आई गारंटी यू विल गेट मोर देन 90% इन साइंस। ओके, लेकिन अगर आपको मोर देन 95% चाहिए, 99% चाहिए, तो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो कि मैं कराऊंगा आपको दिसंबर के बाद, जब अच्छा खासा हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक होंगे, मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो सीरीज निकालूंगा क्वेश्चंस की जनवरी में, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आई गारंटी यू कि आपके 95% या 99%, इवन 100% साइंस में मार्क्स आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं होता कि टीचर किए जा रहा है और वो कोशिश कर रहा है, क्वेश्चंस करा रहा है, और आप लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। ये सारी चीज आप लोगों को ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा जैसे हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड उसके बाद फिर एग्जाम्पलर करेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, ठीक है, वो आप क्वेश्चंस देख लेना अपना आराम से। पेज नंबर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को समझो क्या है, ठीक है, फिर अपनी बुक में देख लेना कि ये कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर? क्या हमारा करंट, हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, क्या थिक वायर में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा, या फिर थिन वायर में से इजीली फ्लो करेगा? सोचो, 1 मिनट सोचो। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि ये जो थिक वायर है इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, उसी को तो थिक वायर बोलते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन थिन वायर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, बहुत कम होता है। देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है, हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे 1-2 स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? थिक वायर हैज लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस विल बी लेस एंड हेंस करंट विल फ्लो मोर इजीली। देखो क्या लिखा है मैंने, एक एक चीज क्लियर है इस आंसर से, एक एक चीज क्लियर है। ठीक है,
टीचर मजबूर हो जाएगा फुल मार्क्स देने के लिए, कहीं काट ही नहीं सकता नंबर। हमने रिलेशन भी लिख लिया और हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं है नंबर कट जाए। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को समझो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, चाहे वो फैन है, चाहे वो बल्ब है, सीएफएल है, ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखा। ओके, आगे देखते हैं। बट पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। फॉर्मर वैल्यू होते हैं जो पहले उसकी वैल्यू थी, ठीक है, जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी उससे हमने उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अब मान लो फैन है, फैन का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को हमने नहीं छेड़ा, हमने उस फैन के अक्रॉस हमने वोल्टेज को आधा कर दिया। पहले मान लो अगर 30 वोल्ट था, अब हमने 15 वोल्ट कर दिया, तो क्या उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसमें कुछ इफेक्ट होगा, क्या उसमें कुछ असर पड़ेगा? तो कितना असर पड़ेगा, कितना करंट अब उसमें फ्लो करेगा, वो हमें बताना है। देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। इसमें हम ओम्स लॉ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो ओम्स लॉ से पता चलता है। इसमें यही तो लिखा है ना कि वोल्टेज को अगर आधा कर देंगे तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, करंट किस तरह से चेंज होगा, और ये हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में कि जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर वोल्टेज डबल हो जाता है तो करंट भी डबल, वोल्टेज हाफ हो जाता है तो करंट भी हाफ, सिंपल है। तो इसमें क्या होगा, एज V इक्वल्स टू आई आर, V आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, या इसको ऐसे ऐसे करते हैं, पूरी इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, एज V like this, I is directly proportional to V according to Ohm's law. Okay, now if V is halved then current will also be halved. Directly proportional का मतलब यही तो है, if V is half, अगर V को हमने आधा कर दिया तो करंट भी आधा हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर 30 वोल्ट्स वोल्टेज थी और करंट था मान लो 0.2 एम्पियर, और नाउ हमने वोल्टेज को कर दिया आधा, 15 वोल्ट्स कर दिया, तो करंट भी कितना हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो 0.2 एम्पियर का आधा कितना, 0.1, ठीक है, इस तरह से आधा हो जाएगा। तो इफ वोल्टेज इज हाफ देन करंट इज ऑल्सो हाफ, तो करंट भी आधा हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बस एक स्टेटमेंट में आंसर खत्म करो, राइट? साइंस में बहुत ज्यादा गाथा नहीं लिखी जाती, हमने ये लिख दिया, इसके आगे बस ये लिख सकते हैं, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अगर एग्जामिनर देखे भाई ये क्या रिलेशन इसने लिख दिया, कहां से आया है, तो हमने वो भी लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ब्रैकेट में लिख दिया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है, तो इसलिए अगर वोल्टेज आधी हो जाएगी तो करंट भी आधा हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit having battery of 3 cells of 2 volts each। हमें एक सर्किट स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, मतलब पूरा लेबलिंग के साथ उस डायग्राम को बनाना है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी में क्या है, 3 सेल्स हैं। बैटरी पता है ना क्या होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स। जब हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। तो इस बैटरी में कितनी सेल्स लगी हुई है, 3 सेल्स लगी हुई है, 2-2 वोल्ट्स की। तो टोटल वोल्टेज कितना बन गया इस बैटरी का, 6 वोल्ट्स बन गया ना, 2 वोल्ट्स ईच लिखा है ना, तो एक सेल 2 वोल्ट्स की है, तो 3 सेल्स कितना हो जाएगा टोटल, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। उसके आगे क्या है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स एंड प्लग की, जो हम
सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए यूज करते हैं, या तो हम स्विच यूज करते हैं या फिर की यूज करते हैं, ठीक है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ये सब कुछ सीरीज में है, मतलब सीरीज कनेक्शन है, राइट, सीरीज कनेक्शन है। तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तीनों रेजिस्टर्स हो गए 5, 8, 12, 5, 8 एंड 12, तीनों रजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से तो करते हैं क्योंकि लिखा हुआ है सीरीज कनेक्शन है। अब इसके साथ एक प्लग की ये भी कनेक्टेड है और एक बैटरी भी कनेक्टेड है। तो कैसे करेंगे, ये की हो गई, क्लोज्ड कंडीशन में बनाया है मैंने, ये क्या हो गया की। अब बैटरी क्या है, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई और तीसरी सेल ये हो गई। 3 सेल्स लगा दी ना मैंने, 1 2 3 सेल्स लगा दिया। 2 वोल्ट्स की है तो टोटल वोल्ट कितना बना, 6 वोल्ट्स। तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, इधर प्लस इधर माइनस, और यहां से हमने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये सीरीज में है ना, इन सीरीज के जो रजिस्टर्स हैं उनको हम यहां ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो, इस 5 ओम रजिस्टर को हम यहां पर भी लगा सकते हैं, इस 12 ओम रजिस्टर को हम यहां पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है ना, सीरीज में तो करंट सेम जाता है। तो जो करंट यहां से निकलेगा वही करंट इस ब्रांच में जाएगा, वही करंट इस ब्रांच में जाएगा। तो हम इस रजिस्टर को यहां पर भी लगा सकते हैं, इस रजिस्टर को यहां पर भी लगा सकते हैं, तब भी ये सीरीज में ही माने जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह से लगा लो ना। अब बस यही था क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखो, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। इसमें ये बोला गया है, मैं वैसे ही बता देता हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम 12 ओम के अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम उसके लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। और हमें उस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बतानी है, उस वोल्ट मीटर की हमें रीडिंग भी बतानी है। दैट मीन्स हमें यह भी बताना है कि 12 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में वोल्टेजेस अलग अलग हो जाती हैं लेकिन करंट सेम फ्लो करता है। और कितना करंट फ्लो करेगा, जितना बैटरी से निकला है, जो टोटल करंट है सर्किट का, वही करंट इन रजिस्टर्स में से फ्लो करेगा सीरीज कनेक्शन में। बट वोल्टेज अलग अलग होती है, इसके अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कुछ अलग है और इसके अक्रॉस कुछ अलग है। हमें निकालना है सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। उसके लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। और वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। पैरेलल कैसे लगेगा, हम ये वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे, वोल्ट मीटर लग गया। अब वोल्ट मीटर में भी प्लस और माइनस लगता है, इस चीज का छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। ये माइनस टर्मिनल है, वोल्टेज का ये वाला जो टर्मिनल है ये इससे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा माइनस और दूसरे वाला ऑब्वियसली प्लस होगा। तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, नाउ वी हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू 12 ओम रजिस्टर। तो यहां से कुछ रीडिंग आएगी, हमने की को क्लोज किया हुआ है तो करंट भी फ्लो कर रहा है। यहां से करंट निकला, ये करंट गया, मान लो आई करंट है, आई करंट इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, फिर यहां से करंट कुछ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज अनदर थिंग। तो यहां से ये जो करंट आएगा, आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, हमें यह बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, हमें यह बताना है। नाउ वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब वोल्टेज बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अभी जो V हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, सिर्फ हमें 12 ओम रजिस्टर से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें वोल्टेज डिफरेंट है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 12 वाले से। तो 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना ध्यान से।
हमें क्या करना है, हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर। दैट मीन्स कि हमें करंट भी चाहिए, हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए। अब करंट किसके थ्रू चाहिए, इस रजिस्टर के थ्रू। इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें वो चाहिए पहले तो। और ये जो आर है, आर की तो वैल्यू में पता ही है, आर 12 है। तो अगर हमें इसके अक्रॉस करंट पता चल जाए तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर लगा के। बोलो कुछ समझ में आ रही है कहानी, क्लियर हो रही है ना बात। नाउ हम करंट कैसे निकालेंगे भाई, वेरी सिंपल, कि हमें पता है कि ये सीरीज कनेक्शन है। ओके, बैटरी से जो करंट निकला है उसे हमने आई मान लिया। अब जो बैटरी से करंट निकला है आई, ये आई करंट इसमें फ्लो करेगा, आई करंट इसमें फ्लो करेगा एंड आई करंट इसमें फ्लो करेगा। अभी बताया था मैंने कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, लेकिन कितना होता है वो करंट, जितना करंट हमारा टोटल सर्किट का होता है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट तीनों रजिस्टर में फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये टोटल करंट निकाल लें, ये आई निकाल लें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आई ही तो चाहिए हमें। अब ये आई क्या है, टोटल करंट है, टोटल सर्किट करंट है, बैटरी का करंट है। तो इसे निकालने के लिए हमें टोटल वोल्टेज चाहिए एंड हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला टोटल करंट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन टोटल करंट जब निकाल रहे हैं हम, सर्किट का करंट निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पहले आई निकाल रहे हैं, ठीक है, करंट निकाल रहे हैं। तो टोटल करंट के लिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का और टोटल वोल्टेज चाहिए सर्किट की, तब टोटल करंट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम टोटल सर्किट की बात कर रहे हैं। और टोटल सर्किट में यहां पर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे आता है, प्लस कर दो सबको। बात समझ में आ रही है, प्लस कर दो। तो क्या आएगा, यहां पर लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर एस। आर एस मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, तो पहले अगर हम आर एस निकालें तो आर एस कितना हो जाएगा, सीरीज है तो तीनों को प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 8 प्लस 12, 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना आएगा, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 12 कितना बना 25। तो 25 ओम ये इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमें टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज का मतलब होता है जो बैटरी की वोल्टेज होती है। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। तो V की जगह 6 रख देंगे, RS की जगह 25 रख देंगे, तो हमारा करंट आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। तो हमने V की जगह 6 रखा, I हमें फाइंड आउट करना है, RS की जगह हमने 25 रखा, तो I कितना आ गया, I इज 6/25 एम्पियर। अब चाहो तो इसको पॉइंट्स में चेंज कर लो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी इसको कुछ छेड़छाड़ मत करो उसके साथ, एज इट इज इसको छोड़ दो। हमारे पास आई आ गया, हमारे पास टोटल करंट आ गया। ठीक है, अब यही करंट हर एक रजिस्टर में फ्लो करेगा। 6/25 एम्पियर का करंट है, इतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि हमें पता चल चुका है कि 12 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। आओ अगेन उसमें ओम्स लॉ लगाते हैं। नाउ वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या लिखेंगे, करंट थ्रू 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस अब कितना करंट है, जितना ये आया 6/25, 6/25 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है 12 है, तो V कितना आ जाएगा, I इंटू R, I इंटू R। तो V यहां पर कितना बना 72/25 वोल्ट। बड़ी अजीब अजीब सी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये ऐसी ही वैल्यू आएगी, क्या करें, वैल्यूज ही ऐसी दी हुई है। ओके,
अब देखो, तो इसको सॉल्व करके या तो पॉइंट्स में ले आओ या फिर यहीं पर छोड़ दो, चल जाएगा काम। पॉइंट्स में ले आओ या फिर यहीं पर छोड़ दो। अगर पॉइंट्स में लाएंगे तो कितना बनेगा, 2.8 या 2.9 समथिंग बनना चाहिए, 2.8 या 2.9 वोल्ट्स बनना चाहिए। ठीक है, जो भी आएगा देख लेना। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि हमें एमीटर कनेक्ट करना है सर्किट में, तो एमीटर तो सीरीज में कनेक्ट होता है, वो कहीं पर भी कर सकते हैं। मान लो एमीटर कनेक्ट करना होता तो एमीटर मान लो हमने यहां कनेक्ट कर दिया, यहां पर ये वाला एंड इस प्लस से कनेक्टेड है तो यहां प्लस आ जाएगा एंड दूसरी तरफ ऑब्वियसली माइनस आएगा। तो एमीटर की सीरीज में कनेक्ट करना है, कहीं पर भी सर्किट में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं। इस एमीटर को यहां पर भी या फिर इधर या फिर इधर या फिर इधर कहीं पर भी कनेक्ट कर लो। ठीक है, दैट विल गिव द सेम करंट सीरीज में, क्योंकि करंट सेम फ्लो करता है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, अगर हमें वोल्टमीटर और एमीटर दोनों ही कनेक्ट करके रखना है तो एक चीज ध्यान देना। अब एमीटर को हम यहां ठीक है, 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 बट यहां पर नहीं लगाएंगे कहीं पर भी। इस वाले पोर्शन में एमीटर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, ये पैरेलल पोर्शन है, पैरेलल कनेक्टेड पोर्शन है। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसमें एमीटर नहीं लगा सकते क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि एमीटर को यहां पर लगा दिया या फिर यहां पर लगा दिया, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, यहां पर करंट डिवाइड हो जाता है, तो इस पैरेलल में हम एमीटर को नहीं घुसा सकते, इसके अलावा कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें दो रेजिस्टर्स या तीन भी हैं, हमें रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका टोटल रेजिस्टेंस हमें जज करना है। अब जज करने का मतलब यहां पर क्या है, सिर्फ हमें एक आइडिया देना है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो साफ साफ लिखा होता फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ जज करना है कि कितना उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, तो सिर्फ हमें यह बताना है। तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इसकी देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम, बहुत ज्यादा है। 10 टू द पावर 6 ओम एक रेजिस्टर है और दूसरा है 1 ओम का, दोनों ही रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों ही रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ये मान लेते हैं 10 की पावर 6 है और ये 1 है। हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये हमें नहीं करना। हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, एक डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। पैरेलल कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होता है, सबसे कम, ठीक है, तो उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक है 10 की पावर 6, तो छोटा कौन सा हुआ, 1 वाला। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इन दोनों का, ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, बहुत ज्यादा नहीं, 0.7, 0.8, 0.9 इस तरह से आएगी, लेकिन आएगी 1 के कम ही, 1 से कम आएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां पर हम एक चीज लिख देते हैं कि इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is
ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड। जो भी सबसे कम वैल्यू का रजिस्टर कनेक्टेड होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे थोड़ा सा कम आएगा। जैसे यहां पर इन दोनों में छोटा या कम रेजिस्टेंस किसका है? इसका है 1 ओम का। तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 0.8 या 0.9 समथिंग आएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना मेरा? ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ऐसे यह है बी पार्ट। बी पार्ट में रीजन सेम है, तो हाँ इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा कि इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा क्या होगा वो? सो इन दिस केस, इस वाले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be less than 1 ओम से थोड़ा सा कम होगा। यहां पर स्लाइटली लेस देन लिख सकते हो, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम होगा 1 ओम से। बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। अब तो इसको ओरली बता सकते हो, एक 1 ओम है, एक 10 की पावर 8, एक 10 की पावर 6। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन 1 ओम। सबसे छोटा रेजिस्टेंस यही है ना। तो मैंने एक डायरेक्ट तरीका बता दिया आप लोगों को कि बजाय इसके पूरा कैलकुलेशन करोगे, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं 10 की पावर 6 और 8, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर देखोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, कम से कम 5-10 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे थोड़ा सा कम होगा, तो 1 से कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सप्लाई। एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है या कुछ भी है, वो 220 वोल्ट की सप्लाई देता है, 220 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब उस बैटरी से या उस वोल्टेज सोर्स से हमारे 3 अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। एक अप्लायंस क्या है? इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। दूसरा अप्लायंस क्या है? टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। एंड थर्ड अप्लायंस क्या है? एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम। ठीक है, अब ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं या तीनों अप्लायंसेस हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ आगे क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। अब जो 3 अप्लायंसेस हमने कनेक्ट किए हुए हैं ना पैरेलल में, उसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट करना है। मींस जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है जो हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन को भी हमें उस सर्किट के बीच में जोड़ना है। तो वो किस तरह से जोड़ेंगे? ठीक है, और इसमें यह दिया हुआ है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन में अकेले में इतना करंट फ्लो कर रहा है जितना इन तीनों में एक साथ कर रहा है। मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, या 2 तो ज्यादा हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1.5 का, और इसमें कर रहा है 0.5 का। तो तीनों को ऐड करके जितना करंट बनता है, तीनों करंट्स को ऐड करके जितना करंट बनता है, उतना अकेला करंट इस इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो कर रहा है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें यह बताना है कि इलेक्ट्रिक आयरन को उस सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यह हमें बताना है। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले तो हम एक काम करते हैं कि जो तीनों अप्लायंसेस हैं, तीनों जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? एक रेजिस्टर ये है,
एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। बोलो क्लियर हुई बात? इन तीनों को हमने एक बैटरी से वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। यहां पर हमने एक की लगा दी तो करंट निकलेगा। ये करंट निकला आई, करंट आया आई। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हम मान लेते हैं 100 ओम। दिस इज 100 ओम, दिस इज 50 ओम और ये है 500 ओम। बोलो सर्किट डायग्राम क्लियर हुआ? सिंपल है। अब हमने क्या किया, हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट करना है इस सर्किट में। एंड वी नो दैट कि हम जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी बता चुका हूं मैं वीडियो में अपने कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं ना अपने घरों में, वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट होगा वो भी इसके पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाएगा। मतलब कि एक ये जो हमने कनेक्ट किया है, ये हमने इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस हम नहीं जानते, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R। इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कैपिटल R। ओके, अब हमें इसके अक्रॉस, ये क्या है, ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है कितना है। उसके लिए तो पहले हमें R फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स वोल्टेज दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, पहले एक काम करते हैं, ये जो टोटल करंट निकला है, सर्किट करंट निकला है I, जब ये सर्किट करंट यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो इट विल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि 4 रास्ते हैं उसके पास जाने के लिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है ना। अब इस करंट को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में। अभी के लिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले इस रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया। कंफ्यूज हो जाओगे क्यों हटाया, अभी बताऊंगा बाद में। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसके अक्रॉस कितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स में कितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है, वो पहले निकाल लेते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी इस करंट की, वही करंट उस आयरन में फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयरन अकेले में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना इन तीनों में पूरा टोटल करंट फ्लो कर रहा है उतना ही आयरन में अकेले में फ्लो कर रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इनमें हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसके 2 तरीके हैं निकालने के, पहला तरीका यह है कि हम पहले तो मान लेते हैं कि या तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें इस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी टोटल रेजिस्टेंस की, उसको हम एक रेजिस्टेंस मान लेंगे। इन तीनों का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, 20 ओम, 15 ओम, 10 ओम, जो भी आएगी, फिर 5 ओम, कुछ भी आएगी। तो जो 5 ओम आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 5 ओम क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, इन सबको प्लस करके एक सिंगल वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है ना। तो इन सबको प्लस कर लिया हमने तो उसका एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, इन सबका प्लस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना। अब ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है ये ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है, ये क्या है, ये R इक्विवेलेंट है। समझना क्वेश्चन को ध्यान से, इन तीनों का हमने प्लस करके जो भी मेथड है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो वो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों का। ठीक है, अब ये तीनों बैटरी से कनेक्टेड है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इक्विवेलेंट कहां से आया, इन तीनों से ही तो आया, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जो बैटरी से करंट निकल रहा है I, तो वही करंट इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जा रहा है।
तो हम एक काम करते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ओम्स लॉ लगाकर वहां से हम टोटल करंट निकाल सकते हैं फ्लोइंग इन ऑल द रेजिस्टर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जितना करंट तीनों रजिस्टर में फ्लो कर रहा है इंडिविजुअली, I1, I2, I3, ठीक है, तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। एक ही बात है ना, पकड़ पा रहे हो ना बात मेरी। दूसरा तरीका यह है कि हम एक काम करते हैं, यहां से करंट I1 मान लेते हैं, इसमें करंट I2 मान लेते हैं, इसमें करंट I3 मान लेते हैं। तो हम पहले I1 निकाल लेते हैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस I1 निकाल लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसके अक्रॉस हमने I2 निकाल लिया, इसके अक्रॉस हमने I3 निकाल लिया। अब तीनों को प्लस कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को प्लस कर दिया, उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग निकालो, तीनों को प्लस कर दो, या फिर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ओम्स लॉ लगा के फिर वहां से करंट निकाल लो। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, और दोनों में करंट की सेम वैल्यू आएगी। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो। बोलो, बात समझ में आई कुछ? नाउ तो मेरे ख्याल से तो हम एक काम करते हैं, अगर हम ये वाला मेथड अपनाएं 1/100, 1/50, 1/500, यही कर ले क्या? चलो देखते हैं, मुझे इजी लग रहा है, ये कर लेते हैं। 1/RP, तो यानी कि 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट। तो 1/RP क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1, R1 कितना है 100, तो 1/100 करते हैं, प्लस 1/50 करते हैं, प्लस 1/500 करते हैं। क्लियर हो गया? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? आई थिंक 500 आना चाहिए, ठीक है, 500 आना चाहिए। तो इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, तो दैट इज इक्वल टू 500। अब 500 को हमने 100 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। ये कितना आएगा? ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 1 करेंगे तो ये 10 आ गया, प्लस ये 1 आ गया, तो कितना आया भाई? 1/RP इज इक्वल टू कितना आया? 16/500, 16/500 इतना आया। अब ये कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? 2 से करके देखते हैं, 2 8 जा 225 जा, या 4 से हो जाएगा? 4 1 जा 4 1 जा 4, 10, 4 2 जा 8 हो जाए। 4 से करते हैं, 4 4 जा 16 एंड दिस विल बी 4 1 जा 4, 10 बचा, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2 बचा 20, तो 4/125 ये आ रहा है, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 4/125। हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/RP का रेसिप्रोकल कर दो, क्या बनेगा? RP इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 125/4। ओके, अगर हम यहां पर इसको पॉइंट में चेंज करें, जो कि हम नहीं करेंगे, अभी नहीं करते, बाद में देखा जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया किसका? इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल गिव अस द टोटल करंट, ठीक है, दैट विल गिव अस द टोटल करंट इन दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से बना है भाई? तीनों रेजिस्टर को कंबाइन करके ही बना है। तो चाहे तो हम ऐसे सॉल्व कर लें, या फिर इन तीनों में अलग अलग करंट निकाल के उनको कंबाइन कर दें, करंट्स को प्लस कर दें, एक ही बात है। अगर मान लो हमें I1 निकालना होता, इंडिविजुअल अगर निकालना होता, तो I1 कैसे आता? V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I1 क्या हो जाता? V/R1, यानी कि R1 कितना है? 100, और V कितना है? 220, क्योंकि वोल्टेज तीनों में बराबर रहेगी, पैरेलल कनेक्शन है, तो वोल्टेज इसमें भी 220, 220 एंड 220, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 220/100, ओके। फिर हो जाएगा I2 कैसे आएगा? 220/50। I3 कैसे आएगा? 220/500।
अब I1, I2, I3 की वैल्यूज आ जाएंगी, सबको प्लस कर देना, चाहे उस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो। तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस आ गया 125/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल करंट निकालना है, I फाइंड आउट करना है, दैट विल बी V/RP। बेसिक फॉर्मूला तो वही चल रहा है, V इक्वल्स टू IR वाला। तो यहां से क्या आ जाएगा, I क्या आ जाएगा, V/RP, ये वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है। तो V कितना है 220 अपॉन RP कितना है, RP हमारा ये आया 125/4, 125/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो I विल बी 220 इंटू 4 अपॉन 125। अब जितना कटता है भाई काट दो, जितना भी कटता है वो काट देते हैं। 5 से कट रहा है ना ये 25 से कट जाएगा, 220 नहीं कटेगा। 5 से ही देखते हैं, 525 तो ये आ गया, और ये कितना आ गया 5 4 जा 20, फिर से 20, 5 4 जा 20। ओके, तो 44 इंटू 4 अपॉन 25, तो 44 इंटू 4 अपॉन 25। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखें भाई 44 इंटू 4 करके कितना बन रहा है, 4 4 जा 16, 4 16 176। I will be 176 अपॉन 25। ठीक है, यहां से I जो आएगा इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 7.01 समथिंग, इस तरह से आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 या 7.01 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, करके देख लेना, अभी करके देखो जरा कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा होगा। करके देखो बच्चों, तो 7.02 7.03 कुछ ऐसा ऐसे आ रहा होगा। तो यहां से करंट कितना आया 7.03 मान लेते हैं एम्पियर। ये इन तीनों में से कंबाइंड करंट आ गया, टोटल करंट आ गया जो तीनों में फ्लो कर रहा है ना, सबको ऐड करके इतना करंट आ गया। अब इतना ही करंट उस अकेले इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो कर रहा है, इतना ही करंट उस अकेले इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक आयरन को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सर्किट में शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ कि उसको शो करो, वो तो मैंने समझाने के लिए ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था। हमें क्या प्रूफ, हमें क्या शो करना है, क्या दिखाना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना है इलेक्ट्रिक आयरन का, और व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और उसके अक्रॉस करंट कितना है। करंट हम निकाल चुके हैं, करंट हम निकाल चुके हैं, तो यहां क्या आएगा, सो करंट थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू 7.03 एम्पियर। इतना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, अगेन हम ओम्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक आयरन को हमने पैरेलल में ही कनेक्ट किया हुआ था ना, जिसका रेजिस्टेंस हमने R माना था। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सेम होगा, कितना होगा 220 वोल्ट्स होगा। वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें पता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR लगाओ। वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना है 7.03 इंटू R की वैल्यू निकालनी है, तो R इज इक्वल टू 220 अपॉन 7.03। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अपने आप कर लेना। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पसीने निकालने वाला क्वेश्चन था, मुझे पसीना आ गया, ठीक है, काफी मेहनत लगी इसमें भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, अभी भी बताया कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करना है तो हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं सुनो। नंबर 1 लिखते रहना अगर किसी को जरूरत है तो, ध्यान से सुनो। पहला फायदा यह है कि पैरेलल कनेक्शन में
करंट डिवाइड हो जाता है। तो जिस अप्लायंस को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट उसमें जाएगा। सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या नुकसान होगा कि अगर जितना करंट एसी में जा रहा है ना उतना ही करंट छोटे से फैन में या छोटे से बल्ब में जाएगा, तो उस बल्ब का क्या हाल होगा? बल्ब का वही हाल होगा जो किसी साइकिल का होता है जब एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है। तो बात समझ में आई? तो बल्ब का भी वही हाल होगा। तो हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं सारे पैरेलल में होते हैं। द रीजन, फर्स्ट रीजन इज इन पैरेलल कनेक्शन द करंट इज डिवाइडेड एंड द अप्लायंसेस विल गेट देयर रिक्वायर्ड करंट। अप्लायंसेस को अपना अपना रिक्वायर्ड करंट जितना उनको चाहिए उतना उनको मिल जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा यह हुआ कि इन पैरेलल कनेक्शन आपने घरों में या हर जगह देखा होगा अलग अलग स्विच होते हैं। पंखे का अलग स्विच है, बल्ब जलाने का अलग स्विच है, एसी चलाने का अलग से स्विच है। सबके जो स्विचेस है वो अलग अलग है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इन पैरेलल कनेक्शन वी कैन ऑन एंड ऑफ, वी कैन ऑन चालू करना एंड ऑफ बंद करना, वी कैन ऑन एंड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय यूजिंग सेपरेट स्विचेस। अलग अलग स्विच उनके होते हैं, उनसे हम उनको अलग अलग बंद कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है इफ एसी इज ऑफ देन द अदर अप्लायंसेस विल कीप वर्किंग। उनका स्विच हमने ऑन किया हुआ है तो वो चलते रहेंगे, एसी का बंद कर दिया तो एसी बंद हो गया। ऐसा होता है ना पैरेलल में। सीरीज में ऐसा नहीं होता। मैं साथ साथ सीरीज के डिसएडवांटेज भी बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो यहां पर सीरीज कनेक्शन का क्या डिसएडवांटेज होगा? सारे अप्लायंसेस मान लो एसी, कूलर, फैन सब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा? सबका एक सिंगल स्विच होगा। अगर हमने स्विच को बंद कर दिया तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे एक साथ, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक दो अप्लायंसेस बंद रहे और बाकी सब काम करते रहे। तो ऐसा पॉसिबल है सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, थर्ड एडवांटेज देखो। तीसरा एडवांटेज क्या है कि मान लो अगर हमारे घर में कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, कूलर खराब हो गया काम नहीं कर रहा, फैन खराब हो गया काम नहीं कर रहा, या बल्ब खराब हो गया, तो क्या ऐसा होता है कि मान लो एक बल्ब खराब हो गया तो घर के सारे बल्ब खराब हो जाएंगे या सारे पंखे खराब हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये फायदा है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में अगर मान लो ये अप्लायंस खराब हो गया, ये वाला खराब हो गया, तो ये दोनों या फिर ये तीनों या जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सब काम करते रहेंगे, दे विल कीप वर्किंग। तो क्या एडवांटेज हुआ? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खराब होने का मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसे हटा दूं, लेकिन इनमें तो करंट फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड होने का यही तो फायदा है। इसमें करंट फ्लो करता रहेगा, इसमें करंट बंद हो गया कोई बात नहीं, इसमें फ्लो करता रहेगा, इसमें करता रहेगा। तो इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है, तो ये तो काम करेगा भाई, ये क्यों बंद होगा? ठीक है, तो इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन अप्लायंस गेट डैमेज्ड देन द अदर अप्लायंसेस विल कीप ऑन वर्किंग, वो बंद नहीं होंगे। बट इन सीरीज कनेक्शन इफ वन अप्लायंस इज डैमेज्ड देन ऑल द अदर अप्लायंसेस विल आल्सो गेट डैमेज्ड। जैसा कि हम दिवाली में जो लड़ियां लगाते हैं बल्बों की, उसमें अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारी लड़ी खराब हो जाती है, सारे बल्ब खराब हो जाते हैं। क्योंकि एक बल्ब खराब होने का मतलब क्या? एक बल्ब खराब हो गया उसमें करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो क्या होगा? आगे भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। तो वहां करंट बंद हो गया तो आगे भी बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम के। अब इन तीनों रजिस्टर्स को हमें इस तरह से कनेक्ट करना है कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए 4 ओम, और इस तरह से कनेक्ट करना है कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए 1 ओम। बोलो, कुछ चकरा गया दिमाग? समझ में नहीं आया? भाई हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, हम उनको अलग अलग तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, या तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या फिर 2 को पैरेलल में कनेक्ट करें, तीसरे को उसके सीरीज में लगा दें, ऐसा भी हो सकता है।
या फिर दो को सीरीज में कनेक्ट करें, तीसरे को उसके पैरेलल में लगा दें, कुछ भी हो सकता है। आओ देखते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करने पर हमें, अब ये जो मेथड है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई ऐसा रूल नहीं होता, कोई सेट रूल नहीं होता कि मैं आपको बता दूं और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये आता है प्रैक्टिस से। आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी, एग्जाम में इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप फट से कर दोगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस अपना काम करती है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है। इसमें थोड़ा सा ना हिट एंड जो होता है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। हम कनेक्ट कर करके देखते हैं, कनेक्ट कर करके देखेंगे ना। पहला हमें चाहिए 4 ओम, पहला हमें चाहिए 4 ओम। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। अब तीनों को हम कैसे कनेक्ट करें कि हमें 4 ओम मिल जाए। हम इन दो को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं और इस 2 ओम को उसके सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। ये कनेक्शन कैसे बनेगा, देखो 3 एंड 6 को मैंने कैलकुलेट कर लिया। कुछ मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, हम तो पढ़ाते हैं, हमारा तो डेली का काम है, तो हमें देख के पता चल जाता है कि किस तरह से कनेक्शन होगा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं आपको कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका दिमाग खुलता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या तरीका अपनाना है, एंड दैट कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। उसका कोई भी सेट रूल नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 ओम हमें चाहिए। अब मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके और इसे सीरीज में कनेक्ट करके आई विल गेट द आंसर 4, एंड आई एम श्योर कि आ जाएगा। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, और इस तीसरे वाले को, ये जो 2 ओम का है, सीरीज में कनेक्ट कर दो। कैसे, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। आई बात समझ में, ये सर्किट बन गया हमारा। ये जो पैरेलल कनेक्शन है, इनका कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने भी बताया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, एक टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया। तो इनका जब एक टोटल रेजिस्टेंस आएगा तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे बना दिया इसका आर इक्विवेलेंट। अब इस आर इक्विवेलेंट के साथ, इसके टोटल के साथ हमने ये रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस हम यहां जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया तो हो गई ना सीरीज में। ये वाला रजिस्टर इसके सीरीज में हो गया आर इक्विवेलेंट के। आर इक्विवेलेंट कहां से आया, इन पैरेलल कनेक्शन का आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने 3 और 6, ये है 3 और ये है 6 और ये है 2, कैलकुलेट करो। ये दोनों पैरेलल में है, पहले इनको देख लेते हैं। पैरेलल में है तो कैसे आएगा, 1/3 प्लस 1/6, उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा वहां पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए 4 ओम रजिस्टर। हमने क्या किया, 3 और 6 को पैरेलल में और 2 को उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/Rp is equal to 1/3 plus 1/6 will be equal to, एलसीएम आया 6, ये आया 2 और ये आया 1, तो ये आ गया 3/6 मतलब 1/2। 1/Rp आया 1/2, तो Rp कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, Rp आ जाएगा 2 ओम। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 2 ओम आ गया। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस हमने बना दिया 2 ओम का। अब इसके सीरीज में हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों के सीरीज में ये कनेक्ट किया हुआ है, तो मतलब ये उठाकर यहां रख दो। ये हमने 2 ओम का पहले से कनेक्ट किया हुआ, तो सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर देंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 + 2 ना RS, अब सीरीज निकाल रहे हैं ना, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया, आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। बोलो क्लियर हुई बात, समझ में आया। चलो ओके, अब हमें बनाना है 1 ओम। बच्चों क्या ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से तो कुछ कर लो भाई, हाँ क्या आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, ईमानदारी से इसको कर लेना, ट्राई करना।
कोई मुश्किल नहीं है, हमें बस ट्रायल एंड एरर बच्चों खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा दिमाग काम करेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन अगर मैं सब कुछ सॉल्व करता रहूंगा, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। देखो 1 ओम का चाहिए ना हमें, तो तुम ट्रायल और एरर मेथड से कर करके देखो, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, छठी बार आंसर आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों को सीरीज में लगा दो, 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इस 6 वाले को उसके पैरेलल में लगा दो। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया इन दोनों रेजिस्टेंस को, तो उनका टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो छठा है, ये जो 6 ओम का है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो 5 और 6 पैरेलल में कनेक्ट हो गए। उसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/5 + 1/6 ऐसे करेंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि यहां से 1 आएगा, यहां से 1 ओम नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा ट्रायल फेल हो गया। अब दूसरा कोई ट्रायल करो, ठीक है, इन दोनों को सीरीज में लगा दो, ये उसके पैरेलल में लगा दो, वहां से देखो क्या वैल्यू आ रही है। या फिर इन दोनों को सीरीज में लगा दो, ये इसके पैरेलल में लगा दो, वहां से देखो, इन दोनों को पैरेलल में लगा दो, इसको सीरीज में लगा दो। तो 4-5 बार, 5-6 बार ट्राई करो, यू विल गेट द आंसर। ट्राई करना, ठीक है, आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस that can be obtained by combination of 4 resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। इसी क्वेश्चन है, देखो इसको भी मैं ओरली बताऊंगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन है बस। हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, उनको हमें इस तरह से कंबाइन करना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस जो मिले उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है? हमारे पास मान लो 4 रजिस्टर्स हैं, ये 4 रजिस्टर्स हैं, इनको हमें ऐसे जोड़ना है कि हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आए उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसा तो भाई सिर्फ सीरीज में ही हो सकता है ना, क्योंकि सीरीज में ही रजिस्टर्स को हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो दैट विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू। बोलो क्लियर हो गई बात? सो टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी add the resistors in series। तो मैक्सिमम टोटल रेजिस्टेंस अगर लेना है तो वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट ऑल दीज 4 रेजिस्टर्स इन सीरीज और उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, सबको ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए लोएस्ट रेजिस्टेंस। लोएस्ट मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। मिनिमम कब आता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में हम किस तरह से निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस, 1/R1 1/R2। तो 1 जब करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड करने का मतलब क्या, हम कम कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो जो वैल्यू आती है वो लीस्ट आती है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जो भी टोटल रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल गिव अस द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। समझ में आ गया? जैसे मान लो हमें कोई सर्किट बनाना है, और हमारी एक रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमारे पास मान लो 4 रेजिस्टर्स इस सर्किट में ऐड करने हैं हमें, और हम ये चाहते हैं कि इस रेजिस्टर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, क्योंकि उस सर्किट में हमारा एसी भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं, तो ऐसे बड़े बड़े अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो ज्यादा करंट चाहिए, और हमारे पास 4-5 रेजिस्टर्स हैं, जोड़ दिए, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जाए, हमारी कोशिश ये है। तो हम उन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि उस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए, कम से कम वैल्यू हो। तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा ना। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। चलो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through potential difference 50 volts। क्या मतलब हुआ इसका, हमें हीट कितना निकला है वो निकालना है। किसी कंडक्टर में इतना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, 1 घंटे तक इतना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, 1 घंटे में इतना चार्ज फ्लो हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो 50 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज दिया हुआ है कितना,
50 वोल्ट्स। ओके, चार्ज हमें दिया हुआ है 96,000 कूलम एंड हमें टाइम दिया हुआ है 1 आवर। इसको हम सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, याद रखना 3600 सेकंड्स 1 आवर में। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हीट डेवलप हुआ, हाउ मच हीट इज डेवलप्ड। क्योंकि देखो चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मींस कि करंट फ्लो कर रहा है, और जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट जनरेट होगा ही। ठीक है, अब हीट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। तो मतलब हमें पहले तो I निकालना पड़ेगा और R निकालना पड़ेगा, T हमें गिवन है। तो क्या करते हैं I निकालने के लिए, V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे क्या? V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि R गिवन नहीं है। तो हम I किस फॉर्मूले से निकालेंगे? फिर हमें चार्ज गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो जो करंट का जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था? करंट का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, आओ देखते हैं क्या है। चार्ज कितना है 96,000 एंड टाइम कितना है 3600। कैंसिल हो गया, ये हो गया और ये 6 से जाएगा, 6 6 जा, दैट विल बी 6 1 जा 160 अपॉन 6 और चला जाएगा, तो 80 अपॉन 3 एम्पियर। अब इसको हम पॉइंट में चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। तो I कितना है, करंट कितना है 80 अपॉन 3 एम्पियर का करंट है, बहुत ज्यादा है भाई, चलो जो भी है, राइट। ओके, अब करंट तो आ गया हमारे पास, अब R हमें फाइंड आउट करना है। R कैसे आएगा भाई? R आएगा V इक्वल्स टू आई आर से। वहां से तो R आ सकता है क्योंकि हमारे पास V भी है और अब हमारे पास I भी है, तो R वहां से आ जाएगा। R क्या होता है V अपॉन आई। V कितना है 50 वोल्ट्स, I कितना है 80 अपॉन 3, ये 3 ऊपर गया, 3 ऊपर जाके कितना होगा 50 इंटू 3 अपॉन 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, दिस विल बी 15 अपॉन 8 ओम, 50 अपॉन 8 ओम, ये R आ गया हमारे पास। नाउ अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो H विल बी I स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 80 अपॉन 3 इंटू 80 अपॉन 3 आर टी, I स्क्वायर तो हो गया, R कितना है 15 अपॉन 8 और T कितना है 3600। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशंस है लेकिन करना तो पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इसे हम 8 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, इसको भी 8 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 10 आ गए, मतलब 100 आ गया। तो 100 की मल्टीप्लाई इससे कर दे, 3600 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360000, 4 जीरोस आ जाएंगी, कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 64 इंटू 15 इंटू 3 6, 1 2 3 4, ऐसे मैंने लिख दिया। ये स्टेप समझ में आया सबको? अपॉन में क्या किया, 3 3 जा 9 एंड 9 8 जा 72, ये आ गया 72। इतना क्लियर हुआ सबको? नाउ 64 इंटू 15 ओके इंटू 36 अपॉन 72, ये जब हम करेंगे तो उसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट कितना आएगा, कर सकते हो क्या इसको सॉल्व? मल्टीप्लाई है, डिवाइड करना है, कर लेना, तरीका समझ में आ गया ना। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्या ये भी मुझे कराना पड़ेगा? आई होप कि कर लोगे, ठीक है, ईमानदारी से कर लेना। जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू द हीट प्रोड्यूस्ड, वो हीट आ जाएगी जूल्स में, जूल्स में, ठीक है, एनर्जी है ना तो जूल्स में आएगा आंसर। कैलकुलेट कर लेना, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन सही से कैलकुलेशन करना तभी सही आएगा। मेथड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है मुझे। ये है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम
टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, हमें करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, उसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड्स, ये तो और भी इजी है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, हमें हीट निकालना है, आई स्क्वायर आर टी, सब कुछ दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 2 to 0 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, वोल्टेज दी हुई है 2 to 0 वोल्ट्स। डिटरमिन द पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, हमें पावर फाइंड आउट करना है और एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो फाइंड आउट करना है 2 घंटे में। टाइम दिया हुआ है हमें 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब 2 इंटू इसको किस में करना है, सेकेंड्स में करना है, तो 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? ठीक है ना। हमें पहले निकालना है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर इक्वल्स टू वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, एंड आई स्क्वायर आर। इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी आई वाला लगेगा, क्योंकि हमें वी भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, तो वहां से पावर आ जाएगा। तो पावर इक्वल्स टू वी आई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट्स होती है, तो जो भी आंसर आएगा वो वॉट्स में आएगा, डब्ल्यू लिख देना, ठीक है। नाउ सेकंड है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, इतने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अब एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया हुआ है। जैसे पावर का क्या फॉर्मूला है पावर का क्या फॉर्मूला है, वी आई या वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो पावर से ही बन सकता है, क्योंकि एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो उसको। हम यहां से भी कर सकते हैं। हमारे पास पावर क्या आया था, v इंटू आई आया था, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी कितनी आ जाएगी, वी आई टी। तो वी आई की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। वी आई की मतलब जो पावर आया है, या सिंपली ऐसे कर लो, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम भी होता है। तो पावर हम निकाल चुके हैं, जो भी आंसर आएगा उसको टी से मल्टीप्लाई कर देना, और टी हमारा ये है 7200, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द एनर्जी। अगेन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी। बच्चों बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो तो बच्चों ये थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक के। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो बनेगा बैक एक्सरसाइज का। बच्चों इसमें वीडियोस 1-2 वीडियोस और लाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, और हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा दैट विल बी ऑन बैक एक्सरसाइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए वीडियो भी हमारा लेंथी हो रहा है, और नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही लेंथी है ये, लेकिन कुछ भी हमें करना तो है ही। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।